नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। शिव राठौर, उम्र 26 साल, गोरा रंग है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, किसी जिम में बनाई हुई अच्छी खासी बॉडी है, बस इनकी नाक पर हरदम गुस्सा रहता है। शिव राठौर गाड़ी में से फाइल हाथ में लेकर उतरते हैं और ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और एक नज़र चारों तरफ घुमाते हैं। शिव को देखकर ऑफिस के सभी लोग कहने लगते हैं, गुड मॉर्निंग सर। शिव चारों तरफ को सर हिलाते हुए कैबिन के अंदर चला जाता है और फाइल लेकर और फाइल को मेज पर रखते हुए कहता है, शिव डैड, आप एक बार फाइल देख लीजिए। धर्मेंद्र राठौर, ये वही फाइल है ना कपूर की, जिनके साथ अभी कुछ ही देर में हमारी मीटिंग होने वाली है। गुड, तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, उम्मीद है कि उन्हें पसंद आएगा। इस मीटिंग का होना ज़रूरी है क्योंकि इस मीटिंग से दोनों कंपनियों को फ़ायदा होगा। शिव डैड, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। ऐसा ही रहा कि तभी क्या दिन में गुनगुन कपूर प्रवेश करती है। धर्मेंद्र राठौर गुनगुन को देखकर कहते हैं कि धर्मेंद्र राठौर, अरे बेटा, तुम्हारे डैडी नहीं आए, अभी मीटिंग होने वाली है ना, उन्हें तो आ जाना चाहिए था। गुनगुन कपूर, अंकल डैडी बस रास्ते में ही हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं, लेकिन कब तक आ जाएंगे। धर्मेंद्र राठौर, चलो अच्छा है, मुझे एक ज़रूरी कॉल अटेंड करना है, मैं बस अभी आता हूँ। इतने में तुम दोनों बातें करो। धर्मेंद्र राठौर इतना कहने के बाद कैबिन के बाहर चले जाते हैं। गुनगुन शिव के पास आती है और उसकी बाहें भर लेती है। शिव कहता है, शिव, गुनगुन क्या कर रही हो, ये ऑफिस है, अगर किसी ने देख लिया तो। गुनगुन, अगर कोई देखता है तो देखे, मुझे किसी से डर नहीं लगता मिस्टर शिव, प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है मैंने। गुनगुन ऐसा कहते हुए शिव के करीब जाने लग जाती है, उसके होठों पर किस करने वाली होती है कि तभी शिव उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि शिव, अभी नहीं, शादी के बाद। गुनगुन, और कब होगी हमारी शादी? शिव, तुम अपने डैडी से बात क्यों नहीं करती हमारी शादी के लिए? पूरा 1 साल हो गया है हमारे रिलेशनशिप को और तुमने अभी तक हमारी शादी की बात नहीं की है, कब करोगे? शिव, आज ही। गुनगुन, नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? शिव कहता है गुनगुन को अपनी बाहों में लेते हुए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं आज ही हम दोनों की शादी की बात करूँगा। आज शाम को हम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए, तो वहाँ पर हम दोनों की शादी की बात भी होगी और मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांगेंगे मेरे लिए। गुनगुन, सच में? वैसे क्या तुम्हारे डैडी मान तो जाएंगे ना हमारी शादी के लिए? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? शिव, नहीं करेंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा मेरी खुशी है, मेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी खुशी तुम हो तो हम दोनों की शादी के लिए वे ज़रूर मान जाएंगे। गुनगुन, अगर ऐसा है तो फिर आज शाम का मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। शिव, गुनगुन दोनों ऐसा कहने के बाद एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब मिलते हैं हमारी कहानी की नायिका अनन्या कपूर से। यह है अनन्या कपूर, आंखें बड़ी बड़ी, हॉट गुलाब की पंखुड़ी जैसे, गोरा रंग, बिल्कुल सिंपल लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अनन्या ने बचपन से ही एक एक्सीडेंट में अपने मम्मी पापा को खो दिया था, तब से वह अपने चाचा चाची के साथ रहती है। अनन्या अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, खुद से पहले परिवार के लिए सोचती है। अनन्या गुनगुनाते हुए किचन में खाना बना रही होती है, तभी यदिराज
की किचन में एंट्री होती है। अधिराज कपूर कहते हैं, दी आप क्या कर रहे हो? आप खाना बनाना और गुनगुनाना छोड़िए। आपने कहा था ना कि आज आप और मैं बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। क्या दी, आपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। आपको पार्टी करनी चाहिए और आप हैं कि यहाँ पर खाना बना रही हैं। अनन्या, क्योंकि मैं अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए सबका फेवरेट खाना बना रही हूँ। मेरी फैमिली खुश है तो मैं भी खुश। और अधिराज, तुझे तो पता है ना कि आज बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि चाचा ने बताया है कि शाम को कोई डिनर के लिए आने वाला है। उनके क्लाइंट हैं, शायद घर में कितना काम है, सबके लिए खाना भी बनाना होगा। अब क्या चाची को मैं अकेला छोड़ जाऊं? अधिराज कपूर, दी आप सबके बारे में इतना सोचती हो, क्या कोई आपके बारे में भी जरा भी सोचता है? तभी पीछे से आवाज आती है, फिर से तुमने मेरी बुराई करना शुरू कर दिया। अधिराज, दी क्या हमेशा चुप कर हमारी बातें सुनती रहती है? अनन्या, अधिराज चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। अधिराज मुझसे कह रहा था कि मदर्स डे आने वाला है तो आपके लिए क्या गिफ्ट लें, बस यही। पल्लवी कपूर, गिफ्ट और मेरे लिए? मुझे क्या पागल बना रही हो? अधिराज, मेरा बेटा जरूर है, लेकिन हमेशा गुणगान तो तुम्हारे ही करता है। अपनी सगी बहन गुनगुन से ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। इसे तो अपनी माँ हमेशा गलत ही लगती है। इसे लगता है कि मैं तुम पर जुर्म करती हूँ। अरे बचपन से तुम्हें पाला है मैंने, तुम्हारे मम्मी पापा के जाने के बाद क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए? पल्लवी कपूर, क्या मतलब है एहसान किया है? अरे बचपन से मुफ्त की रोटी पर पल रही है अनन्या, क्या कुछ नहीं किया हमने? इसके लिए पढ़ाया लिखाया, सब कुछ तो किया है इसे। अधिराज, आपने दी को कुछ नहीं दिया है, जो दी है वही उसके पास है। मॉम, अगर आप भूल रही हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप जिस दौलत की बात करती हैं वह दी की ही है। अगर दी चाहें तो एक पल में सारी दौलत अपने नाम कर सकती हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले उनका परिवार है। पल्लवी, अधिराज, मैं देख रही हूँ कि दिन पर दिन तेरी बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन अब नहीं, तेरी बदतमीजी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। माम, तू हूँ तेरी। अधिराज, माम, आप क्या मॉम का मतलब भी जानती हैं? पल्लवी कहती हैं। अधिराज, बस इससे आगे कुछ नहीं। पल्लवी को गुस्सा आ जाता है, वह अधिराज को थप्पड़ मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी बीच में अनन्या आ जाती है और थप्पड़ उसे लग जाता है। अधिराज कहता है कि अधिराज, दी आप बीच में क्यों आई? अनन्या, क्योंकि मैं तुझे चोट लगते नहीं देख सकती। चाची जी, अधिराज छोटा है, नादान है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से कभी इस तरह से आपसे बात नहीं करेगा। पल्लवी, ठीक है, अब तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन समझ लेना, इसे लगना है इसके डैडी से शिकायत करनी ही पड़ेगी। पल्लवी ऐसे रहते हुए वहाँ से चली जाती है और अधिराज अनन्या से कहता है कि अधिराज दी, आप इतने अच्छे कैसे हो? अनन्या, क्योंकि तू अच्छा है इसीलिए। अधिराज दी, आज क्या आपको सच में बुरा लगता है? आपको इतना कुछ कहती हैं, डैडी भी आपको क्या कुछ नहीं कहते? ये घर, प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ आपका है, फिर आप क्यों चुपचाप सुनती रहती हो? अनन्या, क्योंकि मुझे इनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वह लोग बड़े हैं और मेरे अपने हैं, अपनों की बातों का कभी बुरा लगता है क्या? अच्छा, अब जा और जाकर अपना काम कर,
मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है, तुम्हारा नहीं। जिस तरह मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है, मैं तुम्हें भी टॉप करते देखना चाहती हूँ, समझे। अधिराज दी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे टॉप करने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है, अगली बार मैं पूरे कॉलेज में टॉप करूँगा। और देखना दी, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपको ले जाऊँगा यहाँ से। मेरा अपना घर होगा और उस घर में सिर्फ आपका राज होगा। अनन्या, ये मेरा छोटा सा भाई कितना बड़ा कब से हो गया है। अच्छा, अब चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं ना। उधर शिव और गुनगुन एक दूसरे के गले से लगे हुए थे। तभी कैबिन में शिव के डैडी धर्मेंद्र की एंट्री होती है कि शिव और गुनगुन उन दोनों को देखकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस तरह व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे दोनों किसी मीटिंग के लिए बात कर रहे हों। शिव, गुनगुन, तुमने ये फाइल देख लिया है ना? तुम्हें प्रोजेक्ट पसंद आया है ना? आई होप कि तुम्हारे डैडी को भी ये प्रोजेक्ट पसंद आए। गुनगुन, हाँ मिस्टर शिव, मुझे प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, तो डैडी को भी प्रोजेक्ट पसंद आएगा। धर्मेंद्र, अगर तुम दोनों का नाटक हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ क्या? शिव, कैसा नाटक डैडी? धर्मेंद्र, तुम दोनों कितने मासूम बन रहे हो, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। शिव, बेटा तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम और गुनगुन एक दूसरे से प्यार करते हो? मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम आओ और बताओ, लेकिन तुम हो कि बताने का नाम ही नहीं ले रहे हो, इसीलिए मुझे खुद कहना पड़ रहा है। वैसे एक बात कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मेरा बेटा जो खुश है। शिव, सच में डैडी? तो क्या इसका मतलब आप हम दोनों की शादी के लिए मान गए? धर्मेंद्र, और नहीं तो क्या, भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं तो कब से चाह रहा था कि तुम शादी कर लो। मैं अभी घर पर फ़ोन करके सबको बता देता हूँ कि उनके बेटे को उनकी पसंद की लड़की मिल गई है। गुनगुन बेटा, आज हम तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आने वाले हैं, तो वहाँ पर तुम दोनों की शादी की बात भी होगी। शिव, वैसे डैडी आपको हम दोनों के बारे में पता कैसे चला? समझ गया, किसने बताया होगा? आपकी चमची धर्मेंद्र, अरे ये तो कुछ बता ही नहीं रही थी, बस मैंने थोड़ा सा सख्त होकर उससे पूछा और उसने मुझे बता दिया। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उसने बताया। शिव, हाँ अच्छा तो हुआ, लेकिन ये तो गलत बात है ना। मैं अपने हर सीक्रेट उसके साथ शेयर करता हूँ और वह आपको बता देगी। उसको तो मैं घर जाकर देख लूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। धर्मेंद्र, बस मेरा बेटा खुश तो मैं भी खुश। अरे गुनगुन बेटा, तुमने अपने डैडी को से फ़ोन करके पूछो ना कि वह कहाँ पर आ गए हैं, उन्हें भी तो खुशखबरी देनी है। आखिर अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। गुनगुन, जी अंकल, मैं अभी डैडी को फ़ोन करती हूँ। धर्मेंद्र, अंकल नहीं डैडी कहो। डैडी आपसे तुम मुझे भी डैडी कहने की आदत डाल ही लो। गुनगुन, जी डैडी, मैं बस अभी डैडी के पास फ़ोन करती हूँ। उधर अधिराज अनन्या को देखकर बहुत उदास हो रहा था। अधिराज कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अधिराज, आप सबके जीवन में खुशी लेकर आते होगे,
मेरी दी की जिंदगी में कब खुशी लाओगे? कोई तो होगा ना उसके लिए जो उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। दी सबकी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करती? क्या कोई उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं करेगा? प्लीज़ भगवान मेरी दी की ज़िंदगी में भेज दीजिए ना किसी को जो मेरी दी से बहुत ज़्यादा प्यार करे। गुनगुन अपने डैडी धर्मेंद्र कपूर को फ़ोन करती है। गुनगुन, हेलो डैडी, आप कहाँ पर हो? ऑफिस में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गजेंद्र कपूर, हाँ बेटा, मैं बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मैं मुंबई का ट्रैफिक कैसा है, बस ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन कुछ ही मिनट में मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। गुनगुन, ओके डैडी, आप आराम से आइए, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। गुनगुन ऐसा कहते हुए फ़ोन काट देती है कि तभी शिव कहता है कि शिव, मैं तो भूल ही गया था। गुनगुन, क्या भूल गए थे शिव? शिव, मुझे मॉम की दवाइयाँ लेने के लिए जाना है। एक काम करिए, आप सब मीटिंग अटेंड करिए, मैं मॉम की दवाइयाँ लेकर आता हूँ। गुनगुन, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलती हूँ। शिव, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना ये मीटिंग कितनी अपॉइंटेड है। अगर तुम भी यहाँ पर नहीं रहोगी तो फिर कैसे चलेगा? तुम यहाँ पर मीटिंग संभालो, मैं मॉम की दवाई लेकर बहुत जल्द ही आऊँगा। ओके बाय। शिव ऐसा कहते हुए जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है दवाइयाँ लेने के लिए। उधर अनन्या किचन में चाय बना रही होती है और कहती है कि अनन्या काका, आप ये सब छोड़िए, मैं कह कर लूँगी। आप जाकर चाय चाचा जी को दे दीजिए। अनन्या, सुनो, ये कुछ सामान है, कुछ मार्केट से जाकर लेकर आ जाओ। पल्लवी ने हाथ में कुछ सामान की लिस्ट देते हुए अनन्या से कहा। अनन्या, ठीक है चाचा जी, हो जाएगा, मैं अभी जाती हूँ और सारा सामान लेकर आ जाऊँगी। लेकिन मैंने आपकी चाय बनाई है, आप अपनी चाय पी लेना। और जी हाँ, आपकी दवाई भी है, तो चाय पीने के बाद अपनी दवाई भी खानी है, याद से खा लीजिएगा। मैंने काका से कह दिया है, वह आपको दवाई दे देंगे। पल्लवी, बस बस, ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे इस झूठे प्यार से मेरा दिल नहीं पिघलने वाला है। और अच्छा, ड्राइवर को लेकर मत जाना, मेरे दोस्त आ रही है तो ड्राइवर उसे छोड़ने जाएगा। घर पर तो तुम टैक्सी से चली जाना। अनन्या, जी चाचा जी, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से ही चली जाती हूँ। अनन्या ऐसा कहते हुए पल्लवी के हाथों से सामान की लिस्ट ले लेती है और जाने लगती है। तभी पल्लवी उसे पीछे से रोकते हुए कहती है कि पल्लवी, और थोड़ा मार्केट से जल्दी आ जाना, कहीं घूमने मत लगना, बहुत काम है घर पर। तुम्हें बाहर जाने की छूट दी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत फायदा उठाओगी। अनन्या, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, आप चिंता मत कीजिए चाची जी। अनन्या ऐसा कहने के बाद घर से निकल जाती है और बाहर जाने के बाद टैक्सी करके टैक्सी में बैठ जाती है। एक मंदिर दिखाई देता है, महादेव का। अनन्या बहुत दिनों से मंदिर जाना चाह रही थी, लेकिन उसे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। आज सोचा कि जब वह मार्केट आई है तो क्यों ना मंदिर भी चले महादेव के दर्शन करने के लिए। अनन्या मंदिर के सामने टैक्सी को रुकवा लेती है। अनन्या मंदिर के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो कि रो रही होती थी। अनन्या इधर उधर नज़र घुमाकर देखने लग जाती है। तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो गाड़ी में बंद थी
और गाड़ी बाहर से आने के लिए रो रही थी। अनन्या उसे बच्ची के पास जाती है और कहती है कि अनन्या बच्चा, आप गाड़ी में बंद कैसे हो और आपकी मम्मा कहाँ पर है? वह बच्ची रोते हुए हाथ से मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। अनन्या, अच्छा ठीक है बच्चा, आप पहले रोना बंद कीजिए। आपकी मामा मंदिर में है ना, तो हम आपको मंदिर में लेकर चलते हैं। बच्चा, रोते नहीं हैं, आप तो गुड गर्ल हो ना, और गुड गर्ल कभी भी रोते नहीं हैं। अनन्या ऐसा कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था तो इस वजह से खुल नहीं पा रहा था। अनन्या, गाड़ी का दरवाज़ा तो लॉक है, अब मैं बच्ची को बाहर कैसे निकालूं? इसकी मम्मा को भी यहाँ पर नहीं लेकर आ सकती। मुझे तो पता भी नहीं है किसकी मम्मा है कौन। मुझे बाहर निकालो, मम्मा के पास जाना है। मम्मा, मम्मा, बच्ची यह कहते हुए रो रही थी। अनन्या पर उसकी देखी नहीं जा रही थी तो वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं गाड़ी की खिड़की से उसे बाहर निकाल लूं। अनन्या, ठीक है, हम आपके मम्मा के पास लेकर चलेंगे, लेकिन आपको ध्यान से बाहर आना होगा। हम आपको खिड़की से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? अनन्या ऐसा कहने के बाद बहुत संभलते हुए गाड़ी की खिड़की से उस छोटी बच्ची को बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी अनन्या का हाथ कोई कसकर पकड़ लेता है और अनन्या के बिना कुछ कहे ही अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि इंस्पेक्टर, मैं शिव बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक लड़की है जो बच्चा चोर है, किसी छोटी बच्ची को ही चोरी कर रही है। आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए और इस पर बच्चा चोर को लेकर जाइए, तब तक मैं इसे यहाँ पर पकड़ कर रखता हूँ। अनन्या, हेलो मिस्टर, आप कौन हैं? शिव, तुम बताओ तुम कौन हो और कब तक कितने बच्चे चोरी कर चुकी हो? अनन्या, बच्चा चोर मैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना? शिव, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहेगा। बहुत मासूम बच्चों को किडनैप कर लिया है, लेकिन अब नहीं। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मासूम बच्चों को उठाते हो ताकि तुम्हें पैसे मिल सकें। पुलिस तो यहाँ बहुत देर से आएगी, मैं ही तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। अनन्या, देखो मिस्टर, कोई तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। शिव, हर गुनहगार यही कहता है। अब चलो, मेरे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस तो सामने ही खड़ी है। तुम पुलिस? शिव, अपने ही फ़ोन करा था, पुलिस स्टेशन में कहाँ पर है बच्चा चोर? तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की कहानी हम कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।